आज डिस्कस करते हैं कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इसकी जो हमने एक एडवांटेज पढ़ा था कि इसके कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सो इफ ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू और more groups are given, the geometric mean of the combined group can be obtained। तो हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, बस उसी से तो हमारे पास फार्मूला क्रिएट करते हैं। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये तो आप समझ गए। अब एंटीलॉग होता है, एंटीलॉग n1। अब n1 का मतलब है ज्योमेट्रिक नंबर, ठीक है। तो n1 लॉग geometric mean of first group, suppose I'm taking two groups, n2 log geometric mean of the second group plus so on so forth nk log geometric mean k divided by n1 plus n2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ एन के। ये मेरा फार्मूला बन गया। तो यहां पे मेरा GM1 क्या बना जी? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। GM2 बन गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और GMK इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ kth ग्रुप। अब जो n लिख लो, k लिख लो, वट एवर, लेकिन इसलिए मैंने k लिखा क्योंकि यहां n हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। चलो इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, और वो एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 50 and geometric mean of 200 items is 40। कहता फाइंड द combined geometric mean of 300 items। ठीक है जी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेशन सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये है मेरे पास। ओके, तो मैं लिखूंगा यहां पे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग। ओके, n1 कितने हैं मेरी आइटम्स हैं? 100 आइटम्स हैं। किसमें? फर्स्ट ग्रुप में। तो ये मैं लिख रहा हूं n1 मेरे पास हो गया 100 लॉग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप कितना है मेरा? 50 प्लस 200 आइटम, और ये आ गया मेरा लॉग 40 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि n1 प्लस n2 ये मेरे पास अब आ गया कंबाइंड। ओके, तो देखिए एंटीलॉग 2। अब हम लॉग टेबल पे अगर जाएंगे तो क्या 50 के सामने 0 के नीचे, अब मेरे पास दो आइटम्स हैं, एक माइनस हो गया, तो 1.50 के सामने 0 के नीचे 0 का डिफरेंस कॉलम में अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 16990 मेरा, प्लस 200 इंटू ये मैं 40 के सामने 2 डिजिट्स हैं 1.6021, लॉग टेबल से मैंने देख लिया, और ये डिवाइड कर दिया मैंने 300 से।
ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, एंटी लॉग, इससे मैं मल्टीप्लाई किया 16, इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके ये मेरा आ रहा है 1.6344। और जब मैंने एंटी लॉग देखा इसका तो ये आ गया 4309, लेकिन 1 फिगर है तो 2 के बाद लगेगा, तो 43.09 वुड बी द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास कैलकुलेट हो गया। इस तरह से हम क्या है कि कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की भी कैलकुलेशन हम यहां पे कर सकते हैं। ओके, तो अब कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ओके, तो हार्मोनिक मीन क्या है? देखो मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करके दूंगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन होती है, कहता है हार्मोनिक मीन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ए सीरीज is the reciprocal of the arithmetic mean of their reciprocals, of their reciprocals, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन रही था कि इसका मतलब क्या हुआ। पहले रेसिप्रोकल क्या चीज होती है, ये बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। देखो, रेसिप्रोकल अगर आपने किसी को कैलकुलेट करना है तो वो दैट इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक मेरे पास क्या है, x1 है, ठीक है, एक x2 है, एक x3 है। तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल देखना है तो वो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x1, 1/x2, 1/x3, ये इसका रेसिप्रोकल बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वेरियस आइटम सीरीज इज रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ओके, तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो सपोज करो मेरे पास फिगर क्या था जी, x1 था, x2 था और x3 था, और इस तरह से 1/x आप n लिख सकता हूं। ये मेरे पास वैल्यूज है किसी सीरीज की, ठीक है। अगर सीरीज की है तो इसके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल बनाऊंगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल बनाया तो क्या बन गया, 1/x1, ठीक है जी, 1 + 1/x2 + 1/x3 सो ऑन सो फोर्थ 1/xn हो जाएगा। चलो मैं 3 लेता हूं। अब क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल बना दिए। रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन, जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो हम उससे किससे डिवाइड कर देते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन गया मेरा जी, वेरियस आइटम सीरीज रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ओके, ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने उसका रेसिप्रोकल बनाया, रेसिप्रोकल का बनाया मैंने, अरिथमेटिक मीन बनाया। अब इस सारे का क्या चाहिए मुझे, रेसिप्रोकल चाहिए। अगर इस सारे का रेसिप्रोकल बनाऊं तो मेरा रेसिप्रोकल क्या बन गया, n डिवाइडेड बाय 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 so on so forth 1/xn। लो जी, अब सिर्फ क्लियर हो गया। रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो मैंने कहा ये मेरी सीरीज है, उस सीरीज का मैंने क्या बनाया, रेसिप्रोकल बनाया। उस रेसिप्रोकल का मैंने क्या कैलकुलेट किया, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया। इस सारे का मेरे को क्या चाहिए, अब रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इसका जब रेसिप्रोकल चाहिए तो नेचुरली क्या होगा, ये फिगर आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको ही हम क्या करेंगे कि इसी सीरीज की हम
सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पर अब आपको पहले तो ये क्लियर हो गया कि हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। ओके, चलिए जी अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ को मूव करते हैं कि ये कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअल सीरीज है। सपोज कीजिए कि मेरे पास फिगर कितनी है, सपोज करता हूं कि ये 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। तो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो देखो अब मैं x ले रहा हूं। पहले x मेरे पास सीरीज वैल्यू आ गई 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। ओके, अब मेरा फार्मूला जो है वो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाई x, क्योंकि सम है ना। ये देखिए, इसका क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए। सम चाहिए तो इसको हम किससे सिग्निफाई करते हैं, सिग्मा से सिग्निफाई करते हैं, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स चाहिए मुझे। ओके, तो मैं यहां से 1 बाई एक्स करूंगा। 1 बाई एक्स करूंगा तो क्या हो गया मेरा 1 बाई 5, 1 बाई 15, 1 बाई 25, 1 बाई 35, 1 बाई 45, 1 बाई 55। ठीक है जी, जो मेरे पास क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं तो 1 बाई एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, 0.0666, 0.0400, 0.0286, फिर 0.0222 और 0.0182। इसको मैंने डिवाइड किया और डिवाइड करके मेरे पास ही आ गया। ओके, तो n कितना है मेरे पास, 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 बाई एक्स, यानी कि इसका सम आ गया 1 बाई एक्स का। जो अगर मैं इसका टोटल करूं तो 0.3756 आ रहा है। तो हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन क्या होगी जी मेरी, 6 डिवाइडेड बाय 0.3756 और विच इज इक्वल टू 15.9744। लो जी, ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशंस हो गई। अच्छा, सपोज कीजिए कि अब मेरे पास सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अच्छा अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या हुआ, सपोज कीजिए कि मेरे पास x जो है वो 5 है। अच्छा, फिर मेरे पास 15 है, 25 है, ये डिटेल ले लेता हूं, 35 है, 45 है और साथ में 55 है। ओके, अब साथ में मेरे पास क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास मान लीजिए कि ये 5 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 20, 30, 50, 40 एंड 30। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब देखिए, अब हम यहां पे जो फार्मूला हमारे पास लगता था वो क्या लगता था, वो था यहां पे ही स्पेस क्रिएट कर देता हूं। यहां पे था मेरे पास 1 बाई एक्स। ठीक है जी, अगर मैं 1 बाई एक्स को f के साथ अब क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f बाई एक्स आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन एक तरह से मेरे पास क्या बन गया, n डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू 1 बाई एक्स। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा f डिवाइडेड बाई x। लो जी, सिंप्लीफाई हो गया। तो जब मुझे f बाई एक्स चाहिए तो अब मैं सीधा ही क्या करूंगा जी,
एफ डिवाइडेड बाई एक्स कैलकुलेट करूंगा, ये नहीं पहले 1/x कैलकुलेट करूं फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करूं, नहीं। तो अब एफ कितना है मेरा 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.000। 20 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1.333। उसी तरह से 30 को डिवाइड करूंगा तो 1.200। उसी तरह से 1.429, उस तरह से 0.889, उस तरह से 0.545। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए जी, n चाहिए। ओके, तो n की जो कैलकुलेशन है वो है n इज इक्वल टू 437, 512, 15, 17, 18 यानी कि 180। और यहां पे मेरे पास सिग्मा f डिवाइडेड बाई x कितना हो गया, इसका टोटल करूं तो ये आ रहा है 7.396 मेरे पास आ रहा है। तो मेरा फार्मूला क्या है जी, यहां पे लिख रहा हूं, फार्मूला है मेरा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई सिग्मा f डिवाइडेड बाई x, ये हमने सिंप्लीफाई किया था। तो ये हो गया मेरा 180 डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना हो गया जी 7.396, तो विच इज इक्वल टू 24.337। ये लो जी मेरा डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, अब चलते हैं जी कंटिन्यूअस सीरीज में। ये स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, अच्छा सपोज करते हैं कि मेरे पास है क्लास इंटरवल, यहीं पे लिख देता हूं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 मेरे पास है। और फ्रीक्वेंसी मेरे पास फ्रीक्वेंसी वही रखा देता हूं 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। अब इस केस में हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, देखो यहां पे मुझे एक्चुअली पहले फार्मूला क्रिएट करना है। तो फार्मूला कैसे क्रिएट करना पड़ता है, ये मेरे पास सबसे पहले मुझे चाहिए मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यू को हम सिग्निफाई करते हैं m से। m 0 to 10 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 बन गया, 10 + 20 30, ये मेरा 15 बन गया, ये 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, अब यहां पे मैं जब मिड वैल्यू आएगी तो यहां तो हम क्या करते थे, x को डिवाइड करते थे, लेकिन अब हम किसको डिवाइड करेंगे, m को डिवाइड करेंगे। अब m को अगर मैं डिवाइड करूंगा, रेसिप्रोकल बनाऊंगा m का, तो वो क्या बनेगा 1/m बनेगा। और 1/m को जब मैं f से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मैं इसको सीधा ही अगर ये लिख दूं, क्योंकि इसका भी क्या बनाना पड़ेगा मीन, और मीन का फिर क्या बनाना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा n डिवाइडेड बाई सिग्मा f, और ये बन गया 1/m। और अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, तो क्या बन गया मेरा n डिवाइडेड बाय सिग्मा f m बन गया जी ये फार्मूला। अच्छा, अगर ये फार्मूला बन गया मेरा, तो यहां पे जो मेरी कैलकुलेशन होगी वो f डिवाइडेड बाय m, तो वही फिगर आ गई, यही फिगर ये देखो। तो क्या बन गया मेरा 2.000, 1.3, 1.200, 1.429, 0.889 और 0.545 आ गया मेरे पास। अच्छा, n मेरे पास कितना है, इसका टोटल 180 जो हमने अभी यहीं पर किया था, और ये मेरे पास आ गया सिग्मा f डिवाइडेड बाई m, ये चाहिए था, और वो अभी हमने कैलकुलेट किया 7.396। बस फार्मूले में चेंज क्या हो गया, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय m।
तो विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 7.396. अगेन द आंसर इज 24.337. लो जी, दोबारा से हम, तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे मिड वैल्यूज होंगी, वहां एक्स होगा। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो जनरली हार्मोनिक मीन कहां पे कैलकुलेट होता है? जहां पे देखो मैं आपको बता दूं, जहां पे आपके पास रेट्स हो, रेशियोज हो जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, स्पीड, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, टाइम, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, डिस्टेंस, ठीक है। तो वहां पे आप जब आप कोई जर्नी परफॉर्म करते हैं तो उसका अगर आप डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट किलोमीटर्स क्रॉस करते हैं तो हम अगर उसकी एवरेज कैलकुलेट करने तो हमारा लगता है हार्मोनिक मीन लगेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है कि कई बार हम टाइम और ये मोस्ट सुटेबल होता है टाइम और स्पीड की कैलकुलेशन के लिए, जनरली हम इसका यूज करते हैं। ओके, जैसे मान लेता हूं मैं आपसे एक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। केस लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स है, मान लो ये मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया, मिस्टर एक्स स्पेंट हाफ द अमाउंट एट ए रेट ऑफ ₹40 पर केजी, कोई भी अमाउंट है, एंड रिमेनिंग हाफ, मार्केट में गया वो, आपने कुछ पैसे दिए, ये लेके आ, और रिमेनिंग अमाउंट एट ए रेट ऑफ ₹10 पर केजी। 2 रेट से उसको ये आइटम मिल गई। अब आप बताओ, कहता कि उसने एवरेज प्राइस क्या हुआ, कैलकुलेट द एवरेज प्राइस इन रुपीज पर केजी, ठीक है। देखिए, सिंस द अमाउंट स्पेंट इज सेम, जब सेम रहता है तो उस केस में हार्मोनिक मीन यूज किया जाता है। तो यहां पे हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, तो पहले मेरे पास वैल्यू कितनी है, फिगर कितनी है, 40, और फिर दूसरा रेट कितना है, 10 है। ओके, अब उसका मुझे अगर रेसिप्रोकल बनाना है तो रेसिप्रोकल कैसे बनेगा, 1/40 1/10 बनाना पड़ेगा, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। लो जी, फार्मूला मेरा तैयार हो गया। तो विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/40 0.25 प्लस 0.10 हो गया। ओके, तो ये 0.025 आपके पास आ जाएगा। तो मेरा एवरेज रेट पर केजी कितना आ गया जी, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 0.125 विच इज इक्वल टू ₹16 पर केजी, 16 पर केजी, ये आ गया। ये मेरा क्या आया, ये आया एवरेज रेट इन रुपी पर केजी, रुपीज पर केजी, विच इज इक्वल टू 16 रुपीज पर केजी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एवरेज रेट इन केजी पर रुपी, बस इतना सा फर्क है, तो कुछ नहीं हुआ, 1/16 कर दीजिए विच इज इक्वल टू 0.0625 क्या हो गया, केजी पर रुपी आ गया, केजी पर रुपी आपके पास आ गया, ठीक है जी। तो ये है हमारा हार्मोनिक मीन का एक तरह से यूज, मतलब एक एलिमेंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से कई बार आप गाड़ी में जा रहे हैं, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, यहां से दिल्ली जा रहा है कोई तो 400 किलोमीटर,
अब एक किसी अलग स्पीड से जा रहा है, एक दूसरी किसी अलग स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए यहां से चंडीगढ़ तक अलग स्पीड से जा रहा है, चंडीगढ़ से आगे जो है वो अलग स्पीड से जा रहा है, और उसकी अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो वहां पे डिस्टेंस हमारा सेम रहा लेकिन स्पीड आपकी बदल गई, इसलिए हम वहां पे कौन सा यूज करेंगे, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। अच्छा, इतनी स्टडी करने के बाद अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन राइज हो गया, और वो क्या हो गया कि जी हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारी एवरेजेस पढ़ ली, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी कहां पे लगेगी। तो चॉइस ऑफ ए suitable एवरेज, चॉइस ऑफ ए सुटेबल एवरेज। हमने अर्थमेटिक मीन भी पढ़ लिया, हमने मीडियन भी पढ़ लिया, हमने पोजीशन एवरेजेस भी पढ़ लिया, हमने मोड भी पढ़ लिया, हमने ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लिया, हमने हार्मोनिक मीन भी पढ़ लिया। तो बताइए कि इनमें से कौन सी जो है वो कहां पे हमने यूज करी, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। हमें तो पता है कि एग्जाम में तो हमें लिखा जाएगा कि ये कैलकुलेट कर दो, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये डिपेंड करता है आपका, क्योंकि जब आप रिसर्च में जाएंगे तो ये होता है कि आपका पर्पस क्या है और उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल एवरेज कौन सी है, कौन सी आपने कैलकुलेट करनी है। ये है आपका रियल लाइफ का, क्योंकि अब सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हमें ये पता ना चले तो उसका क्या फायदा। तो पहला पर्पस है, देखो, जैसे टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे आपने अर्थमेटिक मीन लगाना है। बी, टू locate the position of an item in relation to other items। ठीक है, आपको बता देता हूं, वहां आपने पढ़ा मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज आपको क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल्स है, जिसको भी है। मान लीजिए आपको चाहिए टू फाइंड आउट द मोस्ट कॉमन या मैंने पहले भी यूज किया था जब मैं ट्रेंड वाली बात कर रहा था, मोस्ट फैशनेबल आइटम। तो वहां पे आपने, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो यहां सी को कर देता हूं, वहां आपने मोड लगाना है। उसके बाद टू गिव इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम्स देन बिग आइटम्स, तो आपने लगाना ज्योमेट्रिक मीन। और अगर उसका उल्टा करना है, टू गिव इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम, टू गिव ग्रेटेस्ट है, यहां मोर इंपॉर्टेंस है, सिर्फ टू गिव इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम्स, कंपैरिजन नहीं है, वहां पे आपके पास लगेगा हार्मोनिक मीन। अच्छा, इसके बाद कई बार आपके पास जब रिसर्च कर रहे हैं आप, तो डाटा के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ डेटा विच इज अवेलेबल, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास ओपन एंडेड सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज, अब ओपन एंडेड सीरीज क्या है, जैसे है 0 to 10 है, तो यहां तो ओपन नहीं है, लेकिन यहां हम करें 0 10 किससे कहें, लेस देन 10, तो ये ओपन एंडेड है। अब 10 से नीचे माइनस भी होगा, वो भी आ जाएगा। तो उस केस में आपने यूज करना है, क्योंकि हमने अब जब डिस्कशन भी करी तो वहां पे हमने क्या लगाया, मोड लगाया, टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा, ये बातें आपको आगे काम आएंगी।
जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बेस में, तो वहां पे आप लगाएंगे मोड। अच्छा, उसके बाद है टू कंप्यूट एवरेज रेट्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, प्रूव करके दिया ना आपको, एवरेज रेशियो या फिर परसेंटेजेस। तो अब आप एफिशिएंट हो गए हैं, तो आप क्या लगाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। और अगर टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल with another variable which is constant। मैंने बताया ना कांस्टेंट। अब हमारे पास रुपया क्या था, एक सड़क की लंबाई कितनी थी, एक थी। जैसे स्पीड तो वेरी कर रही है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास क्या रहा है, सेम है, दिल्ली का डिस्टेंस सेम है। क्वांटिटी डिफर कर रही है, लेकिन जो मेरे पास जो सेल हो रही है वो पर रुपी हो रही है। तो वहां पे अब आप एकदम से बोलेंगे हार्मोनिक मीन लगेगा। और जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको मैं लिख देता हूं इन अदर केसेस, वहां लगेगा आपका अर्थमेटिक मीन। मुझे लगता है कि अब आपको इस चैप्टर के बाद ये क्लियर हो गया कि कौन सा एवरेज जो है वो कहां पे लगाना है। हाँ, मैं अब आपके साथ इसका ये डिस्कशन करूंगा कि इसका जो रिलेशनशिप है क्या है, लेकिन रिलेशनशिप मेजर करने के लिए मुझे लगता है कि एक वीडियो मुझे चार्ट के ऊपर जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे।